मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही आपकी जो पढ़ाई है नियमित रूप से चल रही होंगी। आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो आने वाले मंथ में आयोजित होने जा रही है, तो बी वीडियो और तमाम जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी तो ये श्रृंखला से आपके क्वेश्चन वहां पर बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। तो आज की श्रृंखला का अगर हम पहला प्रश्न को अगर हम देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये कह रहा है कि उत्तराखंड के इतिहास में 91वीं और 52वीं का जो अकाल पड़ा था, जिस वर्ष 91वीं और 52वीं का जो वर्ष था उसमें जो अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर ये अकाल पड़ा था। उत्तराखंड के इतिहास में सर्वाधिक रूप में त्रासदी वाला ये अकाल था, जहाँ पर भूखमरी संपूर्ण रूप से व्याप्त हो चुकी थी। ये जो अकाल पड़ा था ये किस वर्ष से पड़ा था? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1794 से 1795 के मध्य में, 1894 से 95 के मध्य में, 1920 से 25 के मध्य में, 1635 से 1636 के मध्य में। तो दोस्तों अगर मैं इसका सही आंसर दूं तो ये जो अकाल पड़ा था 1794 से 1795 के मध्य में ये अकाल पड़ा था। ठीक है, क्या है संपूर्ण इसमें चीजें उसको मैं बताऊंगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। देखिए जो ये अकाल पड़ा था, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है 91वें 92वें वर्ष का जो अकाल पड़ा था किसके शासनकाल में पड़ा था, तो ये प्रद्युमन शाह के शासनकाल में ये घटनाक्रम घटा था। अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रद्युमन शाह जो थे वो कहाँ के शासक थे? ये गढ़वाल के शासक थे और इनके शासनकाल में 1786 से 1804 के मध्य में अकाल पड़ा था। देखिए गढ़वाल का हुमायूं के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रद्युमन शाह ही गढ़वाल के हुमायूं के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनका दूसरा नाम भी अगर आप कह सकते हो कि हुमायूं के नाम से ये जाने जाते थे। देखिए आप सभी को जैसे सर्वविदित होगा कि जिस समय गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड में जब आक्रमण किया गया था 1790 में ये आक्रमण हुआ था, उस समय कुमाऊं में हर्षदेव ओली के जो षड्यंत्र के कारण जब गोरखा उन्हें उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में जब आक्रमण किया, जब महेंद्र शाह को इन्होंने जब हौलबाग में जब इनके मध्य युद्ध हुआ था, तब वहां पर गोरखाओं के सेनापति ये तमाम लोगों ने यहाँ पर इनको हरा के यहाँ से भगा दिया था। तो कहीं ना कहीं 1790 से ही उत्तराखंड का एक आधा से आधा भूभाग गोरखाओं के अधीन चला गया। तो दूसरी ओर गढ़वाल मंडल की अगर बात करें तो गढ़वाल मंडल में उस समय जो शासन था वो प्रद्युमन शाह का शासनकाल था। उस समय वो शासनकाल उनका था 1786 से 1804 तक का शासनकाल था। तो इन्हीं को गढ़वाल का हुमायूं के नाम से भी जाना जाता था। और जब इनके शासनकाल में 1803 में बहुत भयंकर भूकंप यहाँ पर आया था गढ़वाल में, और जैसे आपको मैं इस पर से करा दूं, थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल में और बता देता हूँ। जब कुमाऊं में गोरखाओं का संपूर्ण अधिकार हो गया था, तो वहीं दूसरी ओर जो हर्षदेव थे, हर्षदेव जोशी, उन्होंने जो गोरखाओं के जो सूबेदार थे या गोरखा सेनाओं को या उनके जो शीर्ष नेतृत्व में जो शासन कर रहे थे, उनको उन्होंने क्या करा कि भैया आप अब गढ़वाल की तरफ क्या करें, अग्रसर हों और कुमाऊं का जो अधिपत्य होगा वो एक लालच उनके मन में आ गया था हर्षदेव जोशी के, कि वो जोशी के इसमें एक शब्द था कि जोशियों के पैर पूजे, सर पूजे गए, पैर नहीं, क्योंकि ये उस प्रकार का व्यक्ति था जिसने घर का भेदी लंका ढाई। तो इसने तमाम चीज़ों को गोरखाओं को उत्तराखंड में आमंत्रित दिया। इन्हीं की वजह से उत्तराखंड की जो दुर्दशा हुई, जिस प्रकार से गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड के जनमानस पर जिस प्रकार से कर्ज और उन पर जो अत्याचार करे, वो कहीं ना कहीं ये सारा षड्यंत्र हर्ष जोशी का ये करा धराया था, जिससे कि वो चाहता था कि मैं इसे कुमाऊं मंडल का शासक के तौर पर वो बड़े बड़े पद भी चाहता था, जो उसको लालसा थी कि शासन की उसको लालसा थी, एक शासक बनने की उसको चाह थी। उस चाह में इसने संपूर्ण उत्तराखंड को इस आग में झोंक दिया। जब हर्षदेव जोशी के कारण अगर मैं कहूँ उनके द्वारा उनको मोटिवेट किया गया कि आप गढ़वाल की तरफ आक्रमण कीजिए, तो उन्होंने रणनीति बनाई और गढ़वाल की तरफ आक्रमण करने। तो उस समय जिस समय गोरखाओं द्वारा गढ़वाल में आक्रमण किया जा रहा था, तो उस समय
1803 में गढ़वाल में बहुत भयंकर ये क्या हुआ था, भूकंप आया था। अगर हम बात करें ये 14 मई 1804 में, ठीक है, क्या हुआ, खुलबुड़ा का गोरखाओं और जो प्रद्युम्न शाह के मध्य में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अब ये किस चीज के विवरण में मिलता है, यहाँ पर अगर हम बात करें A.R. गिल की एक पुस्तक है वैली ऑफ द डूम। इस पुस्तक में संपूर्ण रूप से इसमें जिक्र किया हुआ है खुलबुड़ा युद्ध का जो हुआ था गढ़वाल में, किस प्रकार से गोरखाओं ने आक्रमण किया, तमाम चीज़ों का उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कभी पूछा जाता है कि वैली ऑफ डून किसे कहा जाता है, किसके द्वारा ये लिखी गई है। A.R. गिल के माध्यम से इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसमें गढ़वाल के प्रद्युम्न शाह का शासनकाल के बारे में लिखा गया है और तमाम गोरखाओं का किस प्रकार से आधिपत्य रहा और किस प्रकार से अंग्रेज शासकों ने इनकी मदद की, तमाम चीज़ों का उसमें वर्णन दिया गया। अगर हम बात करें जिस समय ये भूकंप आया था तो वहाँ पर पूरा गढ़वाल क्या हो गया था, तहस नहस हो गया था। तो इसी का फायदा उठाकर गोरखाओं ने गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह पर आक्रमण कर दिया और इस आपदा में भी गढ़वाल के जो सैनिक थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर युद्ध में प्रतिभाग किया और इस कंडीशन में भी भूखे अवस्था में भी उन्होंने गोरखाओं को पराजित किया और कहीं ना कहीं दोबारा गोरखाओं द्वारा एक रणनीति के माध्यम से क्या किया गया, गढ़वाल को अपने अधीन कर लिया गया। अब देखिए अगर हम बात करें अक्टूबर 1814 को लॉर्ड हैरिंगटन द्वारा सुदर्शन शाह की मांग पर क्या कहते हैं, गोरखाओं पर आक्रमण करवाया गया। अब देखिए जब खुलबुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह को वीर गति जब प्राप्त हो गई थी, उनका पुत्र जो सुदर्शन शाह था क्या था, वहां से वो भाग के हरिद्वार चला गया था। तो हरिद्वार से ही कनखल हरिद्वार से ही इसने क्या करा कि गढ़वाल को पुनः अपने अधीन करने के लिए इन्होंने जो ब्रिटिश हुकूमत से लॉर्ड हैरिंगटन द्वारा इन्होंने मदद की गुहार की कि आप अगर हमें गोरखाओं से इस गढ़वाल को मुक्त करा दोगे तो हम आपको 5 लाख की धनराशि और जो सेना का खाने पीने और रहन सहन का हम सारा खर्च उठाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो उसके कारण क्या हुआ, जो ये प्रद्युम्न सुदर्शन शाह द्वारा 5 लाख की धनराशि इत्यादि नहीं दी गई तो गोरखाओं ने, अंग्रेजों ने क्या किया, आपके गढ़वाल में कहीं ना कहीं आधिपत्य पश्चिमी पूर्व नेयार का जो माध्यम जो क्षेत्र आता है, जो आपका अगर हम कहें जो ये गढ़वाल का जो पूर्वी भाग की अगर बात करें, पूर्वी भाग के पश्चिमी घाट जो रामगंगा नदी से भी जो यह अलकनंदा घाटी के ऊपरी जो क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे तरीके से पूरा तरीके से गढ़वाल आपके ब्रिटिशों के अधीन आ गया था। तो अगर हम बात करें कि भैया जो हैरिंगटन से सुदर्शन शाह ने कब अपनी सहायता के लिए मांग करी, तो ये की गई थी 1814 में इनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी। और कभी क्वेश्चन बनता है कि गढ़ गीत संग्राम का या गणित का नाटक किसके द्वारा लिखा गया। जो गढ़ गीत, गढ़वाल का गीत संग्राम, जो युद्ध में जाने से पूर्व जो गढ़वाल के वीर सैनिक जिस गान को गाते थे, या कहें गणिका, ये जो नाटक है इसके माध्यम से जो रंगमंच जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये आपके मौला राम द्वारा इस अभिनय या कहीं नाटक को या इस जो गढ़गीत को रचा गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को भी आप बड़े ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न, गढ़वाल राज भू व्यवस्था में आय कर संबंध थे। देखिए गढ़वाल में राज्य भू व्यवस्था में जो आय का सबसे बड़ा जो संबंध था वो किस चीज से था, ये आपको ना, यह है खाय कर खाखर। ये इसी बारे में बात है। खाय कर क्या है का संबंध किस चीज से, खाय कर ये सिर तान या मोरी सीदार या उपयुक्त सभी। तो इसका अगर सही आंसर दूं तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी खासर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, खायकर के अंतर्गत ये तमाम चीजों का वर्णन किया जाता है। अब ये क्या था इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए गढ़ राज्य की जो भू व्यवस्था थी ये
तमाम चीजें इसके अंतर्गत इसको समाहित किया गया था। उस समय राजा ही समस्त क्या था, उसमें भूमि का स्वामित्व तो इसी के अंतर्गत। अगर गढ़ राज्य गढ़वाल के जितने भी जो खेत खलिहान या जो भूमि है वो सारे राजा के अधीन आती थी, और इस भूमि का जितना में स्वामित्व तो होता था वो आपके राजा को माना जाता था। और कृषि भूमि उपज के उस समय कितनी हुआ करती थी, तो अगर हम बात करें तो 1/3 कर के रूप में ये दिया जाता था। तिहाड़ उसको कहा जाता था, जो कृषि पर लगाया गया कर्ज, जो उपज, जो धान या गेहूं, जो तमाम चीज़ों अनाज होता था उस पर 1/3% का कर के रूप में ये लिया जाता था, और तिहाड़ इसको कहा जाता था। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन तिहाड़ क्या किस चीज से समझिए, तिहाड़ जेल नहीं, ये इसको मत सोचिएगा। तिहाड़ क्या है, तो ये आपके गढ़ राज्य की जो भू व्यवस्था थी उसमें एक प्रकार का एक कर्जा कृषि उपज का ये 1/3% यहाँ पर क्या दिया जाता, कर दिया जाता। अगर हम वहीं पर अगला वो देखे पॉइंट, राज्य की आय का प्रमुख साधन उसमें क्या हुआ करता था ये आपको बताना है। तो उस समय जो राजा जो आय को जो अर्जित करता था वो आपके भूमि कर लगाकर किसानों पर वो इस कर को वसूलता था, और राज्य की जो आय का प्रमुख साधन था। और श्रुति या फिर भूमि कर कह सकते हो, तो स्पष्ट रूप में अगर हम बात करें तो ये भूमि कर रूप में ये राज्य की जो आय व्यवस्था जो होती थी वो चीज को यहाँ पर परिपूर्ण किया जाता था। अब बात करते हैं राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर खेती करने वाले को क्या बोल देते हैं। अगर किसी को भूमि में कृषि करनी है, गेहूं में ये तमाम जो कुछ भी बोना है, तो वो राजा की अनुमति के बिना वो चीज नहीं कर सकता था। जब राजा अनुमति देता था तो उस अनुमति को क्या बोला जाता था, किसी भूमि करने पर जो खेती होती थी उसको क्या बोला, असामी। यहाँ पर स्पष्ट तो आपने लिखा हुआ असामी रूप में इसको बोला जाता था। ठीक है, अब असामी के प्रकार कितने प्रकार के होते थे ये आपको बताना है। मसूरी सीदार ये कहा जाता है, खाईकर कहा जाता था, सिरताना तान इसे कहा जाता था। ये 3 प्रकार के ये होते थे। ठीक है, अब मसूर सीदार क्या है, ये क्या होता था, राजा की आज्ञा से स्वतंत्र रूप से कृषि करना, और साथ ही राजा को यहाँ पर क्या, यहाँ जो राजस्व था वो सीधे राजा को यहाँ पर क्या करते थे, जो कृषि मसूसीदार जो होते थे वो क्या करते थे, राजा की आज्ञा से स्वतंत्र रूप से वो कृषि करते थे, और साथ ही और जो राजस्व जो होता था वो सीधे आपको राजा को सुपुर्द ये कर दिया करते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये खाई कर से अगर हम संबंध में बात करें, मसूसीदारों के अधीन ये होता था कृषि करना। अगर हम इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें, जो मजदूर होते थे, ठीक है, उनको ही बोला जाता है। तो मजदूरों के अधीन जो कृषि करना होता था ये खाई करके ही बोला जाता था। सिरतान क्या है, कभी बंदर दिए दे सिरतान, ये जो मजदूर या खाईकरों के अधीन जो खेती होती थी उनको जो खेती करना पड़ता था, वो तो उस खेती में जो तमाम चीज़ें करते थे, या धान की फसल है, गेहूं की, या दाल या चने कुछ भी उगाते थे, तो एक प्रकार से उनको खेती करने का भी यहाँ पर क्या आता है, टैक्स यहाँ पर देना पड़ता है। सिरतान और महसूसीदार और खाईकरों के अधीन ये हुआ करती थी भूमि, तो उनसे भी यहाँ पर क्या किया जाता था, टैक्स को यहाँ पर लिया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न भी आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तीसरा प्रश्न है, तो उत्तराखंड की 65 जातियों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत कब ये लाया गया, किस वर्ष इस चीज़ को लाया गया है। ठीक है, एससी कैटेगरी के अंतर्गत, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत जो 65 जातियों को सम्मिलित किया गया था, कब इस चीज़ को रखा गया था, 1965 में, 1968 में, 1976 में, या 1985 में, किस वर्ष से किया था। तो अगर हम बात करें तो 1976 में इसको किया गया था। संपूर्ण रूप से इसको जानकारी लेते हैं। ये क्या है, देखिए अगर हम बात करें 1976 में एससी कैटेगरी के अंदर 65 जातियों को यहाँ पर रखा गया, एससी कम्युनिटी उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पर 65 जातियाँ 1976 में अनुसूचित जाति
के रूप में यहाँ पर घोषित कर दिया है। अगर हम जनसंख्या का अगर हम प्रतिशत कहें उत्तराखंड में तो 18,92,516 अगर आज का प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो ये होता है आपका 18.8% यहाँ पर जनसंख्या है। अगर वहीं अगर हम सारथी रूप में SC कैटेगरी की जनसंख्या की अगर बात करें तो वो सारथी रूप में आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ये जाति के क्या रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। और सर्वाधिक अगर हम प्रतिशत अगर जनपद वाइज अगर हम प्रतिशत की बात करें सर्वाधिक कहाँ पर ये निवास करते हैं, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो सर्वाधिक रूप में ये आपके बागेश्वर जनपद में यहाँ पर रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या किनकी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे जनसंख्या किस जनपद में है, चंपावत रूपपुरा में इनकी सर्वाधिक कम रूप में जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे कम प्रतिशत देखा जाए तो SC कैटेगरी का तो वो देहरादून में नाम मात्र के हैं। और आरक्षण में जो इनको दिया जाता है वो 19% आरक्षण इनको संविधान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। और जो सर्वाधिक शिक्षित हैं अगर जो जिला है SC कैटेगरी का तो वो सारथी रूप में जो SC कैटेगरी के जो लोग हैं जो सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं वो आपके नैनीताल जनपद में। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपके बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न को देखिए, ये कह रहा है राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र का कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ठीक है, कई दफे क्वेश्चन बना है तो यहाँ पर भी ये बना है। देखिए 12.5% है कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की बात करें, जो बोया गया क्षेत्रफल की बात करें 12.5% या 39.88% है या 94% है या 64.50% है। कितने प्रतिशत आपके उत्तराखंड राज्य में शुद्ध जो सिंचित क्षेत्र भूमि है वो किस क्षेत्र में है, तो देख अगर हम बात करें तो ये आपका जो टोटल जो है 39.88% आपके क्या है सिंचित क्षेत्र है। अब देखिए उत्तराखंड की सिंचाई की अगर हम बात करें तो वहां पर ये देखिएगा कुल सिंचाई अगर हम बात करें 12% के आसपास ये है, 12.5% उत्तराखंड में कुल सिंचाई। अगर कुमाऊं में अगर हम बात करें कुमाऊं मंडल में जो कृषि भूमि सारथी रूप में सबसे अधिक है, गढ़वाल की अपेक्षा आपके कुमाऊं में अधिक है। अगर हम पर्वतीय सिंचाई क्षेत्र की अगर बात करें तो 13% क्या है आपके सिंचाई क्षेत्र आपके पर्वतीय क्षेत्र के अंदर। मैदानी में अगर कहें तो 94% आपके सिंचाई क्षेत्र है, क्योंकि 12% इसलिए क्योंकि पहाड़ी जो भूभाग है वो मैदान की अपेक्षा अधिक सघन और जटिल और विरल है। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं सरहदी सिंचाई का साधन कहाँ किस चीज़ के रूप में प्रयोग किया गया, नलकूपों के माध्यम जो हैंडपम्प या ट्यूबवेल के माध्यम से 64.50% ये उत्तराखंड में इसका प्रयोग किया जाए। नहरों के माध्यम से जो पानी से जो सिंचाई की जाती है वो आपके 24.90%। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उत्तराखंड में सारे रूप में नलकूपों से कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 64.50% की जाती है। और उत्तराखंड के ही अंतर्गत अगर नहरों द्वारा जो सिंचाई भूमि जो की जाती है वो आपके 24.90% की जाती है। और सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्रफल वाला जो जिला है जहाँ पर से सर्वाधिक अनाज जिस उत्तराखंड में जिस जनपद से पैदावार होती है तो वो आपके उधम सिंह नगर है, जहाँ पर सर्वाधिक रूप में क्या होता है फसलों की उगाई हो जाती है। गेहूं, चावल, धान, ये गन्ना, ये तिल, तमाम चीज़ें जो अनाज है खाद्य पदार्थ है सर्वाधिक रूप में आपके उधम सिंह नगर है, जो आपके 99.5% यहाँ पर ये क्या है आपकी सिंचाई भूमि यहाँ पर मानी जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके हरिद्वार आता है, 96.40% यहाँ पर सिंचाई भूमि है। और वहीं अगर नैनीताल जनपद की अगर बात करें तो 60.70% यहाँ पर क्या है सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर इसे रखा गया है। अब सबसे कम जो सिंचाई वाले जो क्षेत्रफल हैं उसकी अगर बात करें, जिले की अगर बात करें तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे वहाँ पर सबसे कम आपके जो चमोली और अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम सिंचाई वाले ये जिलों के अंतर्गत ये 2 जिले आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऊपरी गंगा नहर की अगर बात करें तो ये इसका निर्माण कब हुआ था, क्वेश्चन बनता है तो ये 1842 से 1854 ईस्वी में इसको निर्मित किया गया। और शारदा नहर की अगर बात करें तो 1928 में इसको निर्मित किया गया। इनका जो मेन उद्देश्य था कि सिंचाई को समृद्ध और अधिक पैदावार सर्जित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है,
अगर हम बात करें, बहुत बेहतरीन पांचवा प्रश्न है, ये कह रहा है कि कुमाऊनी बोली के वर्गीकरण में चर भैंसी बोली संबंधित है, किससे संबंधित है? कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत जो बोली का वर्गीकरण किया गया था, जिसको वर्गीकरण का मतलब विभाजित जो भाषाओं को यहाँ पर रखा गया है, उसमें चर भैंसी बोली संबंधित है किस चीज़ से? पूर्वी कुमाऊनी। अगर हम बात करें कितना वर्गीकरण में बांटा गया है, कभी क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊनी बोली को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? इसको 4 भागों में वर्गीकरण किया। अब आपको के 4 भागों में कैसे? अब देखो 4 दिशाएं होती हैं, तो 4 दिशाओं की तरफ इसे बांट दिया। पूर्व की तरफ जो लोग रहते होंगे उन्हें पूर्वी कुमाऊनी के रूप में बोलते होंगे। पश्चिमी में पश्चिमी तौर पर जो कुमाऊनी का यूज़ करते हैं, उत्तर दिशा की तरफ और दक्षिण दिशाएं, 4 जो दिशाएं होती हैं उन दिशाओं में इसको विभाजित किया। पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी, दक्षिणी कुमाऊनी के रूप में इसका वर्गीकरण। अब जो चर भैंसी जो है शब्द, उसको ये क्या संबंध जो था आपके दक्षिणी कुमाऊनी से संबंधित ये था। ठीक है, दक्षिणी कुमाऊनी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा सा भी समझना बड़ा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उत्तराखंड में जो कुमाऊनी बोली है, उसकी कुमाऊनी बोली के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर त्रिलोक चंद्र पांडे ने कुमाऊनी बोली का वर्गीकरण आपके, अगर हम बात करें, 4 वर्गों में इसको विभाजित किया। 4 दिशा है उसमें वर्गीकरण किया और 12 इसमें बोलियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब कभी क्या क्वेश्चन बने, 4 वर्गों में कुमाऊनी भाषा का वर्गीकरण किसके द्वारा किया है? डॉक्टर त्रिलोक चंद पांडे द्वारा किया गया। त्रिलोचन पांडे द्वारा किया गया। अगर वो कहें कितने बोलियों में वर्गीकरण किया, बोलियों में विभाजित किया गया, ये 12 यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जो हिमालयी बोलियों का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो डॉक्टर डी शर्मा को आपके हिमालय बोलियों का विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब किस प्रकार से इसे विभाजित किया, इसको यहाँ पर थोड़ा सा इस ग्राफ को समझना बड़ा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देखिए, हम पूर्वी और पश्चिमी कुमाऊनी और उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें। अब पहले हम देख लेते हैं कि पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत किन किन भाषाओं का प्रयोग किया। देखिए, इसमें कुमैया, सौरियाली और सिराली और अस्कोटी भाषाओं का इसके अंतर्गत क्या किया जाए, प्रयोग किया गया। वहीं अगर पश्चिमी बोली की अगर बात करें कुमाऊनी, तो खस परजिया एक बोली है, इसको इसके अंतर्गत विभाजित किया गया है। और साथ ही अगर हम बात करें, ये गंगोई और चौकिया के अंतर्गत भी रखा गया। और पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत दानपुरिया जो भाषा है उसको भी रखा गया है। और जो अगर हम दूसरा देखें तो छिपाई और फलदा कोटी के अंतर्गत भी पश्चिमी कुमाऊनी बोली को यहाँ पर रखा गया। अगर हम उत्तर दिशा की तरफ जो इसका वर्गीकरण किया गया है बोली का, तो वो आपके जो किया गया है वो आपके जौहरी और भोटिया जो उत्तरकाशी के, और साथ ही अगर हम बात करें जो पिथौरागढ़ जनपद की तरफ भी आता है, तो हमने इसके अंतर्गत इसको विभाजित कर दिया गया। अब दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें, तो दक्षिण भाषा में ही चर भैंसी या फिर नैण तलिया को भी इसमें किया गया, सम्मिलित किया। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, आप यहाँ पर नोट्स बनाते हुए चलेगा। कभी क्वेश्चन क्या है कि नैण तलिया किस कुमाऊनी बोली का हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए, दक्षिणी बोली का ये हिस्सा है। और वहीं अगर कभी कुछ जौहरी किसका है, तो उत्तरी कुमाऊनी का पूछा जाता है। सिराली का पूछा जाता है तो पूर्वी कुमाऊनी का है। यह चार्ट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं वहीं अगला 6 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखिए, 71वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 के तहत निम्न में कौन सी भाषा को अनुसूची 8 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 को, तो उसके तहत निम्नलिखित कौन सी जो भाषा थी जो अनुसूची जो 8 के अंतर्गत उसको सम्मिलित नहीं, कोंकणी है या मणिपुरी है या मैथिली है, नेपाली, ऐसा कौन सी भाषा है जिसको अनुसूची 8 के अंतर्गत नहीं रखा गया, तो वो आपके मैथिली ये है, ऑप्शन सी। देखिए, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा समझना बड़ा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हेल्पफुल लग रही होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।
जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई वीडियो लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 8वीं अनुसूची में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, किन भाषा का उल्लेख किया गया है, पहले ये सर्वप्रथम इसको हम समझना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर मूल जो संविधान है उसमें टोटल जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है वो 14 भाषाओं का उसमें उल्लेख किया गया है। 14 भाषाएं आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा इस चैप्टर को या कहें इस जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिएगा, अपनी किताब में लिख लीजिएगा। असमिया, बंगाला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, जो ये 14 भाषाओं को इसके अंतर्गत क्या किया गया, मूल संविधान में इनको रखा गया। और संशोधन द्वारा जो भाषाओं को जो जोड़ा गया है वो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, ये आपको समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देखिए जब 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1967 को, तो उसमें जिस भाषा को जोड़ा गया था अनुसूची 8 में सिंधी जो भाषा थी उसको यहाँ पर जोड़ा गया, सिंधी ये भाषा जोड़ा गया। और वहीं अगर 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तो उसमें 3 भाषाओं को उसमें सम्मिलित किया गया था, एक तो कोंकणी और साथ ही मणिपुरी, और वहाँ पर नेपाली भाषा को भी संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 92 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद जो उसमें फिर संशोधन किया 2003 में, बोडो और डोगरी और मैथिली और संथाली भाषाओं को भी इसमें क्या कर दिया गया था, सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, वहीं 92 के बाद 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 के मध्य में, और 92 वाला जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपके 2003 में हुआ था, और जो 97 वाला जो संशोधन था 2011 के अंतर्गत इसको किया गया था। तो उड़िया को उड़िया यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर उड़िया को जो ओड़िया यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप देखोगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करो पॉलिटिकल साइंस से, तो ये बहुत ज़्यादा रामबाण ये टॉपिक है। देखिए राजभाषा हिंदी व लिपिक जो देवनागरी लिपिक है इसको किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया था, अगर आपको ये पता होना चाहिए। 343 के अंतर्गत इस राजभाषा को हिंदी का जो दर्जा दिया गया है, और साथ ही देवनागरी लिपि को ये 343वां जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत रखा है। अब राजभाषा और समिति का जो गठन किया गया था वो किस आर्टिकल के अंतर्गत गया, 344वां संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया। और उच्चतम न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालयों की जो भाषा थी वो आपके अनुच्छेद 348 के अंतर्गत ही इसको वर्णित किया गया है। और हिंदी विकास के लिए जो निर्देशन जो तैयार किए गए थे वो आर्टिकल 391 या 351 के अंतर्गत इसको रखा गया है। कभी क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 351 किस भाषा के लिए समर्पित है, हिंदी विकास के लिए इसको रखा गया था। ठीक है, ये आपको बता दूं। अब देखिए दोस्तों, इसी श्रृंखला का मैं अंतिम प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोगों के लिए भी सही नहीं है, थोड़ा सा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, 7वें नंबर का प्रश्न, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली सम्मिलित नहीं हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बात कन्नौजी है या खड़ी बोली है या बेधली है या ब्रज भाषा है, तो आपको बता दूं ये जो ऑप्शन सी है ये नहीं रखी गई है। ठीक है, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है ये आपको। अब मैं बात करता हूँ अभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का अगर हम विकास करें, कौन सी भाषा से कौन सी शैली का निर्माण, कौन सी अभ्रंश शैली से किस भाषा का निर्माण हुआ है। देखिए अगर हम बात करें सौर सेनी जो भाषा है तो उससे पश्चिमी हिंदी, साथ ही अगर हम कहें राजस्थानी और गुजराती भाषा इसके अंदर सम्मिलित की गई है। यहाँ पर से इस भाषा का जन्म है। अधगामी मागधी ये जो है वो पूर्वी हिंदी से रखा गया है। वहीं मागधी जो शैली है उसके अंदर बिहारी, उड़िया, बंगाला, असमिया ये इन चीज़ों को खस, अगर हम बात करें खस के अंतर्गत जो खस शैली है उसके अंदर पहाड़ी इसको रखा गया है। और ब्राउच जड़ ये जो रखा गया है ये आपके पंजाबी और सिंधी भाषा को इसके अंदर क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। और वहीं अगर हम लास्ट में देखें तो वहाँ पर आपके मराठी को
जो महाराष्ट्री को मराठी के रूप में इसको क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। ठीक, अब वहीं पर आगे देखते हैं हिंदी के 5 वर्ग और साथ ही अगर हम 17 बोलियों के बारे में बात करें, 5 वर्गों में तो विभाजित किया गया। पहले आपको यहाँ पर देखिए राजस्थानी है और साथ ही पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है और आपको अगर हम बता दें बिहारी है और पहाड़ी है। इनमें तो इसको विभाजित किया गया है। अगर हम राजस्थानी की अगर बात करें, 5 हिंदी को 5 वर्गों में विभाजित किया गया, 17 बोलियों को अंतर्गत इसको रखा गया। देखिए राजस्थानी के अंतर्गत आप देखोगे मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है, जयपुरी या डुंगडाड़ी या पूर्वी राजस्थान की भाषा के अंतर्गत आ रहा है। मेतावी थी, ये जो है आपके उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत है। मालवी है जो आपके दक्षिणी राजस्थानी शैली के अंतर्गत या ये बोली के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया। अब पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें, या कौरवी या खड़ी बोली या बांगरू या हरियाणवी या ब्रजभाषा या बुंदेली या कन्नौजी, इन भाषाओं को पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत इनको रखा गया। हिंदी के जो वर्ग है पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत इस भाषा को इनको सम्मिलित किया गया। कौरवी, खड़ी बोली, बागरू या हरियाणवी या ब्रजभाषा या बुंदेली या कन्नौजी, इसको अंदर रखा गया। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की बात करते हैं, इसमें अवधी, ठीक है, और अधेली और छत्तीसगढ़ी इसको रखा गया है। बधेली या छत्तीसगढ़ी इसको रखा गया। अब बिहारी की अगर हम बात करें तो आपने भोजपुरी देखा होगा, मगही देखा होगा, मैथिली भाषा ये बिहार में बोली जाती है। और हम पहाड़ी भाषा के अंदर देखें तो यहाँ पर आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली, साथ ही आपकी जौनसारी। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पूर्व भी मैंने उसका जिक्र किया हुआ था कि उत्तराखंड की जो भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। 3 यहाँ पर धड़ों में बैठा हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि भैया उत्तराखंड की जो द्वितीय भाषा के तौर पर संस्कृत को रखा गया, तो यहाँ पर कुमाऊनी हिंदी को क्यों नहीं रखा गया, किसी एक भाषा को क्यों नहीं रखा? क्योंकि भैया 3 धड़ों में विभाजित है। 3 धड़ों के जो लोग अपने भाषा को सर्वोपरि रखना चाहेंगे, तो इस विवाद से बचने के लिए राज्य सरकार ने संस्कृत को क्या करा, राज्य की भाषा के तौर पर इसे घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये श्रृंखला आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल, जय